Hello everyone, welcome back to Mudgyan Games. My name is Navraj Singh and today we will be discussing about the chapter Chemical Reactions and Equations. The definition of chemical reaction is that chemical reaction is a process by which a substance or substances undergo a chemical change to form new chemical substances whose properties are entirely different to that of the original substance. तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ इनिशियल सब्सटेंसेस थे जो चेंजेस के अंडरगो विच अंडरगो अ केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जो ये इनिशियल सब्सटेंसेस थे जो विच आर अंडरगोइंग केमिकल चेंज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं जो विच आर अंडरगोइंग द केमिकल चेंज। तो रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर अंडरगोइंग द केमिकल चेंज और ये जो केमिकल चेंज व्हेन द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस a new chemical substance is formed and that chemical substance is known as product। तो तुम्हारे पास दो हो गए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स वो होते हैं व्हिच आर इनिशियल सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो अ केमिकल चेंज एंड प्रोडक्ट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। तो नेक्स्ट लाइन है whose properties are entirely different to that of original substances। तो जो केमिकल सब्सटेंस है तो इस केमिकल सब्सटेंस में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आती है। तो जैसे ये इनिशियल सब्सटेंस है, हम ले लेते हैं पहला रिएक्टेंट H2 और दूसरा रिएक्टेंट ले लेते हैं O2। तो H2 है हाइड्रोजन, O2 है ऑक्सीजन। तो जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तब फॉर्म होता है H2O। तो यहाँ पे H2 और O2 अलग अलग है और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होकर फॉर्म होता है H2O। तो ये दोनों आपके हैं रिएक्टेंट्स और H2O इज योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे H2 जो गैस होती है वो वेरी कंबस्टिबल होती है, यानी जल्दी से फायर को कैच कर लेती है। और जो O2 होता है, O2 इज नेसेसरी फॉर कंबशन, मतलब कि ये दोनों जो होते हैं कंबशन यानी फायर को सपोर्ट करते हैं। मगर ये जब दोनों कंबाइन करते हैं तो फॉर्म करते हैं H2O पानी। और ये जो पानी होता है ये कंबशन के अगेंस्ट है, यानी ये कंबशन को, ये फायर को रोकता है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ न्यू केमिकल सब्सटेंस हुज प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। H2O की प्रॉपर्टीज ना H2 से मिलती है ना O2 से मिलती है। H2O एक अलग सब्सटेंस है और H2 और O2 अलग सब्सटेंस है। तो दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब हम पता कैसे करें कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता चल सकता है कि वेदर अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। पहला है चेंज इन कलर। अगर किसी प्रोसेस में, किसी चेंज में कलर में भी चेंज आता है तो हम कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं दैट चेंज वाज अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब हमें एग्जांपल ले लेते हैं Pb3O4 जिसे हम कहते हैं लेड ऑक्साइड। इसका ओरिजिनल कलर होता है रेड, इसीलिए हम इसे रेड लेड भी बोलते हैं। ये रेड लेड। अभी जो रेड लेड है ये फॉर्म करता है टू पार्ट्स ऑफ PbO2, सॉरी वन पार्ट ऑफ PbO2 एंड टू पार्ट्स ऑफ PbO। तो वन पार्ट है PbO2 का प्लस टू पार्ट्स PbO2। अब जब हम इसे हीट करते हैं Pb3O4 को, जब हम हीट करते हैं तो ये हमें देता है PbO लेड मोनोऑक्साइड। और लेड मोनोऑक्साइड PbO का कलर होता है येलो और लेड ऑक्साइड के साथ, सॉरी लेड मोनोऑक्साइड के साथ ही हमें देते हैं ऑक्सीजन O2। तो यहाँ पे जो Pb3O4 है विच इज ओरिजिनली रेड इन कलर, जिसे हम सिंदूर में भी यूज करते हैं, जो वुमेन लगाते हैं तो हम सिंदूर में भी यूज करते हैं लेड ऑक्साइड को। जब भी हम लेड ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ये फॉर्म करता है लेड मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ से रेड से येलो फॉर्म हो रहा है, तो हमें अंदाजा लग सकता है कि हाँ कि कलर चेंज हुआ है तो ये केमिकल रिएक्शन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस, जरूरी नहीं कि हर एक केस में जब भी कलर चेंज हो तो वो केमिकल रिएक्शन ही है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी कलर में चेंज आता है तब वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ गैस।
अगर उस चेन से गैस प्रोड्यूस हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यह केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें हम एक मेटल डाल देते हैं, मेटल हो गया जिंक। अब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं उसका मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसके बारे में यू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अभी के लिए इतना हो गया कि जब भी व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद द एसिड इट फॉर्म्स द मेटल सॉल्ट व्हिच वुड बी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और एक और बात है, जब भी गैस फॉर्म होती है तो हम एक अप एरो से डिनोट करते हैं कि अ गैस इज फॉर्म। तो इन दिस रिएक्शन यू सॉ कि a gas hydrogen gas is evolving from H2SO4 and Zn। अब अगला हो सकता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? सो प्रेसिपिटेट इज अ सॉल्ट विच इज इनसॉल्युबल इन अ सॉल्यूशन। तो प्रेसिपिटेट एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो पानी में या किसी सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता। तो अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। और जब वो सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है NaCl प्लस BaSO4। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो फॉर्म होता है NaCl विच इज एन एक्वस सॉल्यूशन। ये NaCl एक सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट हम यूज करते हैं, एंड इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन एंड इट इज इन सॉल्यूशन फॉर्म, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। और इसके अलावा दिस सब्सटेंस बेरियम सल्फेट इज द प्रेसिपिटेट। सो वी डिनोट फॉर्मेशन ऑफ precipitate by a downward arrow and the evolution of gas by an upward arrow. So in this reaction BaSO4 is a precipitate and the color of BaSO4 is white. So these were the main characteristics of a chemical reaction. Others are change in state and change in temperature. तो change in temperature के भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। तो जो हमारा है हीट रिलीज होता है या चेंज इन एनर्जी जो रहता है वो भी दो तरह के होते हैं। चेंज इन एनर्जी अभी हमने कर लिया था, चेंज इन कलर, चेंज एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब आ जाए चेंज इन एनर्जी पे, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। सो फर्स्ट लेट्स ब्रेक दीज टू वर्ड्स। तो इसमें आपका आ रहा है एंडो और थर्मिक, इसमें एक्सोथर्मिक। सो एंडो से कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि अंदर लेना हो रहा है, और थर्मिक का मतलब तो पता है हीट, और एक्सो मतलब भी बाहर देना, कुछ बाहर निकालना, और थर्मिक मतलब हीट। तो एंडोथर्मिक क्या हो सकता है? एंडोथर्मिक इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब। एंडोथर्मिक में हीट इज अब्सॉर्ब और एक्सोथर्मिक में आपका होता है हीट इज रिलीज्ड। तो भी हमने एक एग्जांपल देखा था लेड ऑक्साइड का Pb3O4। तो हमने Pb3O4 के आगे लगाया था एक सिंबल ट्रायंगल का। जो ट्रायंगल का सिंबल होता है ये डिनोट करता है कि इसमें हम हीट दे रहे हैं। तो Pb3O को हम हीट दे रहे हैं कि वो गर्म हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, Pb3O4 इस हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है, और अब्सॉर्ब करने के बाद ये हो जाता है डीकम्पोज। हम अभी आगे पढ़ेंगे अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड अदर रिएक्शंस। So Pb3O4 lead oxide is decomposing to form lead monoxide and oxygen. So this is an endothermic reaction in which heat is being absorbed by the reactants and it decomposes to form other products. So most of the times endothermic reactions are decomposition reactions and opposite. So endothermic is opposite to the exothermic. That is why most of the decomposition reactions are endothermic and most of the combination reactions are exothermic. So for example, you have calcium oxide which is quicklime plus H2O.
तो क्विकलाइम में कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेनेवर यू मिक्स कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इट गिव्स हीट। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लाइम प्लस H2O रिएक्ट करता है फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेट लाइम एंड हीट। तो यहाँ पे हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय Pb3O4, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। तो जब भी हम एरो के ऊपर जहाँ हम फ्लो शो कर रहे हैं रिएक्शन का, जब व्हेनेवर वी पुट दी अ ट्रायंगल अबव दैट एरो वी मीन टू से दैट हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू डीकंपोज। और जब भी हम प्रोडक्ट साइड में हीट लिखते हैं तो वी मीन दैट हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन। तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक एंड ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक। नाउ वी विल कम एट दी केमिकल इक्वेशंस and how to balance them, and the next part would be about the different types of chemical reactions. We will be looking at the chemical equation. So a chemical equation is a shorthand representation of a chemical reaction using symbols, formulae, state, etc. So पहले जब हम लिख रहे थे ना Pb3O4 arrow फिर PbO plus O2, so this was a chemical equation. तो chemical reaction तो होते ही हैं, chemical reaction तो लंबे लंबे words में लिखेंगे तो लंबे लंबे हो जाएंगे। So that is why to make things short, we use symbols of those chemical substances, their formulae and state, in which state they are. So for this, अभी formulae और symbols तो आपको याद करने पड़ेंगे, but for state हम कैसे लिखते हैं? For solids we write S, for liquids we write L, for gas we write G, for an aqueous solution, a solution in water, solution of solid in water, solution of liquid in water, we write AQ, aqueous solution. For dilute, something like dilute acid, so you might have heard about dilute acid, concentrated acid. So for dilute we write DIL, for concentrated we write CONC, and then we have the evolution of gas. So whenever gas is being evolved, we symbolize it by an upwards arrow. Whenever precipitate is formed, we symbolize it by downwards arrow. Heat, whenever we are giving heat to the reaction, just like in the reaction Pb3O4, we denote it by a triangle. So these are some basic things. S for solid, L for liquid, G for gas, aqueous solution AQ, DIL for dilute, CONC for concentrated, upwards arrow for evolution of heat, downwards arrow for formation of precipitate, and a triangle for your heat that you are giving, provide the heat you are providing. So now chemical equations can be of two types, word equation and symbol equation. So let's look at a word equation. तो मैं अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि हाइड्रोजन reacts with hydrogen reacts with oxygen to form water, कैसे लिखेंगे वर्ड इक्वेशन में? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। इसी को बड़ा करके जो लिखते हैं, जो एक्चुअल वर्ड इक्वेशन होता है, व्हाट वी से इज व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस water in its liquid form। तो ये हो गया आपका पूरा फुल वर्ड इक्वेशन कि हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इन लिक्विड स्टेट, दैट वुड बी द कंप्लीट वर्ड इक्वेशन। अब आ जाते हैं सिंबल इक्वेशन पे। तो सिंबल इक्वेशन में हाइड्रोजन का क्या होगा फॉर्मूला? H2। यहाँ पे इसका स्टेट, तो स्टेट क्या है? गैस, तो गैस के लिए हम लिखेंगे G प्लस ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे ऑक्सीजन इज ऑल्सो इन गैस, तो ऑक्सीजन को लिखेंगे गैस। तो कुछ रिएक्शंस में स्टेट लिखना नेसेसरी होता है कि किस स्टेट में वो रिएक्ट कर रहे हैं। हर एक रिएक्शन के लिए इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू राइट द स्टेट्स, बट इन सम केसेस इट इज। सो इन दिस केस इट इज नॉट नेसेसरी, बट some of the reactions in the exams it will say write a chemical equation with its particular state. So for that you would have to remember in which state they are reacting. So H2 gas plus O2 in gaseous state will form H2O in liquid form. So this was your chemical equation based on symbol and word. Now we will look at balanced and unbalanced equations. Balanced and unbalanced. So we also call an unbalanced equation a skeletal equation. So let us look at an unbalanced equation. तो यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। क्यों ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन? तो पहले यहाँ पे एटम्स काउंट करते हैं हर एक के। तो यहाँ पे दो तरह के एटम्स है, एक है हाइड्रोजन के एटम्स और एक है ऑक्सीजन के एटम्स। इधर भी हाइड्रोजन के एटम्स, इधर भी ऑक्सीजन के एटम्स। अब लिख लेते हैं
ये हमारा हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। ये है आपके एटम्स, ये आपका रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स गिनो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। यहाँ पे हो गए 2। ऑक्सीजन के गिन लो, ऑक्सीजन के भी 2। अब गिनते प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के तो 2 एटम इधर भी हैं, 2 एटम इधर भी हैं, मगर ऑक्सीजन के 2 एटम है रिएक्टेंट्स में, मगर 1 एटम है प्रोडक्ट्स में। तो हम क्या करेंगे, 1 को 2 करने के लिए क्या किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव यू 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो ऐसा नहीं लिखना कि H2 फिर बड़ा सा 2 फिर हो, ऐसे नहीं लिखना, हमेशा पूरी जो फॉर्मूला है उसके पहले लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब ठीक है, ये तो 2 हो गया, मगर अब क्या हो रहा है, ये वाला जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के इस साइड प्रोडक्ट्स में कितने बन जाएंगे, हाइड्रोजन के बन जाएंगे 4। अब हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स में 4 हो गए और रिएक्टेंट्स में अभी भी 2 हैं। तो अब क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स वाले हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब वापस गिनते हैं, रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के कितने, 2 2 4, प्रोडक्ट्स में कितने, 2 2 4। अब ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2। तो ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। तो अब इसका बैलेंस इक्वेशन कैसे होगा, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। तो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन की एक सिंपल भाषा में डेफिनेशन होती है, अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन बोथ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड इज इक्वल। अब इसी का उल्टा कर देंगे कि व्हेन different types of atoms, the number of different types of atoms is not equal in the products and reactant side। ये बन जाएगा आपका स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन की डेफिनेशन। तो why is it necessary to balance a chemical equation? Why? तो आपने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या लिखता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो तक तो आपको आइडिया होगा क्यों करते हैं। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो हाइड्रोजन का कुछ मास होता है, ऑक्सीजन का कुछ मास होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा इसको कंबाइन करके बन रहा है इसका मास, वाटर का मास। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मास मान लेते हैं 1 था और ऑक्सीजन का मान लेते हैं 2 था। हाइड्रोजन का मास मान लिया हमने 1, ऑक्सीजन का मान लिया 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। ये जो 1 यूनिट मास है उसका, 1 यू मास है वो किसका, एक एटम का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ये 2 है ऑक्सीजन के एक एटम का, तो ये हो जाएगा 4u। तो एक्चुअल में 4u इसका मास नहीं होता, बस एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मास तो चेंज होगा नहीं, हाइड्रोजन का मास रहेगा आपका 1u। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अभी इसको 2 को भूल जाओ, अभी हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2u, और ऑक्सीजन के कितने रहेंगे, सिर्फ 2u। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे 2u प्लस 2u कितना हुआ, 2 यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स 4 यूनिट्स। यहाँ पे कितना हो रहा था, 6u। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन है। यहाँ पे तो मास था ज्यादा, यहाँ पे अचानक से कम हो गया, ऐसा कैसे होगा। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड दैट इज व्हाई टू मेक दीज मासेस इक्वल वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन का मास था 1u, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4u। तो 4, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2। ऐड कर दो, कितना आया, 6 आया दोनों साइड। So this is your balanced equation, and that is why balancing a chemical equation is necessary. So this was all for this part of the video. In the next part, we will be looking at the different types of chemical equations and the redox reactions especially, and also the corrosion and rancidity.